हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत लंबे टाइम के बाद मैं एक नया वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आता था कि मैम आप बहुत लंबे टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं किए हो। तो आज ये जो प्यारा सा ब्राइडल लुक देख रहे हैं आप, मैं इसका ट्यूटोरियल आपके सामने अपलोड करने जा रही हूँ। और मैं ट्राई करूँगी कि जो बेसिक मेरे टिप्स वगैरह हैं मैं वो आपको क्लियर करते चलूँ, बताते जाऊँ। तो सबसे पहले हमने क्लाइंट को, जो हमारी ब्राइड थी, इनको हमने CTM कर दिया था। आप इसके बाद थोड़ा रेस्ट दे देते हैं 10 मिनट का, ताकि स्किन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और साथ ही साथ जब भी स्किन जो मॉइस्चराइज़र है या जो भी हमने उनके फेस पे अप्लाई किया हुआ है, जब तक वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है ना, तब तक आपको प्राइमर अप्लाई नहीं करना है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है ना, अगर स्किन हमारी अच्छे से प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब नहीं करती है और गीला है फेस और उस पर हम अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा मेकअप होता है ना, वो ट्रांसफ़र होने का डर रहता है। तो CTM के बाद थोड़ा रेस्ट दे करके हमने इनको प्राइमर अप्लाई किया। प्राइमर अप्लाई करने के बाद क्या है कि जब तक हम आई मेकअप करेंगे, प्राइमर हमारा अच्छे से स्किन पर ड्राई हो जाएगा। देन उसके बाद जब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे तो हमारा बेस जो है ना, वो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगा और जो हमारा प्रोडक्ट का ग्रिप है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो अब इसके बाद हमने स्टार्ट किया यहाँ पे आईब्रो शेपिंग। देखिए, आईब्रो शेप करने के टाइम यहाँ पे मैं जस्ट बिल्कुल नेचुरली रखना है, तो मैंने यहाँ पे जो है कि डार्क ब्राउन शेड लिया था और इससे बिल्कुल आप देख रहे हो बिल्कुल हल्का हल्का सा मैंने एप्लीकेशन किया है। बहुत ज़्यादा मैंने आईब्रोज़ पे डार्क कलर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारी जो ब्राइड है ना, इनको बहुत नेचुरल सा लुक चाहिए। और सेकंड थिंग ये भी है, देखिए कि जब हम आई मेकअप करते हैं, उसके बाद जब हम फेस का मेकअप करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो फाउंडेशन होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हमारे आईब्रोज़ पे लग जाते हैं। इसलिए हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम ही प्रोडक्ट डालने की कोशिश करते हैं। देन लास्ट में जब हम थोड़ा सा सब कुछ क्लियर आउट करते हैं, तो एक बार वापस से डिफाइन कर देते हैं। अब इसके बाद हमने जब इनको आईब्रोज डिफाइन कर लिया है, उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कंसीलर। यहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया है बिल्कुल लाइट शेड में, बिकॉज़ जब हम जितना लाइट कलर रखेंगे ना आई मेकअप का बेस, उतने जो आपके कलर्स हैं ना आई शेडो के, वो उभर के आएंगे। तो हमने यहाँ पे एक लाइट कलर का कंसीलर अप्लाई किया है और कंसीलर एप्लीकेशन के बाद में हमने इसको मिनी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी है, बिकॉज़ आपका जो कंसीलर आपने लगाया हुआ है ना, वो निकलना नहीं चाहिए। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सेटिंग पाउडर से इसको सेट कर रहे हैं कंसीलर को। इसमें आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो, सेटिंग पाउडर यूज़ कर सकते हो, लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो, ट्रांसलूसेंट यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी पाउडर यूज़ कर सकते हो। और अगर आप पाउडर नहीं यूज़ कर रहे हो, तो आप जो आपका कंसीलर का कलर है ना, वैसा लाइट शेड आप आई शेडो लेकर के भी उसको ब्रश की हेल्प से सेट कर सकते हो। जब तक आप सेट नहीं करोगे, इस पर आप एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करोगे, अदरवाइज़ जो प्रोडक्ट है ना, वो एक जगह केकी हो जाता है। अब सेकेंड थिंग हमने ये किया है, जो हमारे ब्रो बोन एरियाज़ है ना, उसको हम हाइलाइटर के हेल्प से हाईलाइट कर रहे हैं। बिकॉज़ जब हम आई मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हाईलाइट करते हैं, तो वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है और थोड़ा सा जो हाइलाइटर है वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते भी नहीं बनता है। तो हमने यहाँ पे हाइलाइटर को अप्लाई कर दिया है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। मैं इनको हाफ क्रीज क्रिएट करूँगी और इनको आई मेकअप शिमरी देना है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है और डार्क ब्राउन शेड से हमने जो इनका क्रीज एरिया है, सिर्फ उस क्रीज एरिया पे हम एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं। हमें जब भी आई मेकअप करना है ना, बोथ साइड में हमें पैरेलली काम करना है। जैसे हम यहाँ पर इस आई पे अप्लाई कर रहे हैं, उसी सेम हमें दूसरी आई पे भी अप्लाई करना है। और पैरेलली करने से ये होता है ना कि आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल एक सा होता है। तो आप देख रहे हो कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक डार्क ब्राउन आई शेडो लिया है और उसको अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ क्रीज एरिया पे एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं, पूरे क्रीज एरिया पे इसको स्प्रेड नहीं करना है। और एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं, एक शेप क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने आई शेडो को लगाना है और उसके बाद एक शार्प लाइन क्रिएट करनी है डार्क ब्राउन से। देन उसके बाद में हम जो थोड़ा थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड ले करके उसको थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा मर्ज करेंगे, मिक्स करेंगे, ताकि जो आई शेडो है ना, वो एक लाइन तो क्रिएट करे ही करे, साथ ही साथ जो उसका कलर है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए आपस में।
तो आप देख रहे हो किस तरीके से मैंने इसके बाद एक थोड़ा बड़ा साइज़ का ब्रश लिया और उसमें हल्का लाइट ब्राउन कलर हमने पिक किया है। उसके बाद हम उसको अच्छे से, जो मैंने लाइट लाइन क्रिएट की थी उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं ऊपर की तरफ। देखिए, आई मेकअप के टाइम में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब आप जो ब्रश चूज़ कर रहे हो ना मेकअप के लिए, वो ब्रश आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ब्लेंडिंग के लिए, कि किस एरिया पे कैसे ब्रश से हमें ब्लेंडिंग करनी है। तो जो ब्रश होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे आई मेकअप का। देन उसके बाद आप देख रहे हो कि मैंने इनका जो आउटर कॉर्नर है, आउटर कॉर्नर पे मैंने एक शेड और डार्क ब्राउन यूज़ किया है कलर, और उसको अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल हाफ एरिया पे करेंगे, बिकॉज हाफ एरिया पे हमको कट क्रीज क्रिएट करना है, हाफ क्रीज क्रिएट करेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया है, और उसके बाद हमने लास्ट में जो हमारा आउटर कॉर्नर का जो लास्ट है, बस थोड़ा सा हम ब्लैक कलर लेकर के अप्लाई करते हैं, और इनको हम थोड़े से विंग्स देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा शार्प विंग्स नहीं देंगे, थोड़े से विंग्स देंगे। इसके लिए हमने इनको थोड़ा सा ब्लैक कलर अप्लाई किया है। इससे क्या होता है, जो हमारी आइज़ होती हैं वो ज़्यादा ब्रॉड दिखती हैं, और जो विंग्स होते हैं वो काफ़ी शार्प दिखते हैं। अब देखो उस तरीके से हम ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। जो भी आपको कलर अप्लाई कर रहे हो, आई शेडो अप्लाई कर रहे हो, आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। और हम ये सिर्फ और सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ही ये काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो हम बिल्कुल आगे लेकर के नहीं आ रहे हैं, वहीं पे हम उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं हाफ क्रीज। हाफ क्रीज क्रिएट करने के लिए आप जब भी कंसीलर अप्लाई करोगे, आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हो, फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो, बट जब आप कंसीलर या फाउंडेशन अप्लाई करते हो कट क्रीज क्रिएट करने के लिए, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका ब्रश होता है ना, वो ब्रश बहुत शार्प होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे लाइंस थोड़ी सी भी ऊपर हो गई या फिर थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी, तो आपका जो क्रीज है ना, उसका जो लुक है वो परफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको जो ब्रश यूज़ करना है वो ब्रश बहुत शार्प होना चाहिए, और इस बात का ख्याल रखना है कि वो एक अच्छी लाइन क्रिएट करे। तो यहाँ पे आपका ब्रश का सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप देख रहे हो किस तरीके से हम हाफ कट क्रीज को अप्लाई कर रहे हैं। कभी भी जब हमें सिमरी आई लुक देना है तो हमें ट्राई करना है कि हाफ क्रीज या फुल कट क्रीज, जैसा वो आपके चॉइस के ऊपर है कि क्लाइंट की आइज़ कैसे है या उनको कैसा लुक चाहिए। बट आप हमेशा जो है कि कट क्रीज अप्लाई करोगे, उसके बाद उस पर सिमर्स अप्लाई करोगे, तो जो आई मेकअप होता है ना ब्राइड का, वो उभर के आता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लिपस्टिक और आई मेकअप। ये दो चीज़ें होती हैं जो हमारे पूरे मेकअप को इन्हेंस करती हैं, एक अच्छा सा डायमेंशन क्रिएट करती है फेस पे। तो आप देख रहे हो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारा हाफ क्रीज है उसको क्रिएट कर लिया है। अब हम इसको एक ब्रश की हेल्प से जो हमने कंसीलर अप्लाई किया है उसको सेट करेंगे। जस्ट थोड़ा सा आपको डस्टिंग करना है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, ये याद रखिए। बस थोड़ा सा डस्टिंग करना है ताकि जो आपका लिक्विड कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाए। देन उसके बाद हमने जो सेम शेड का जो कंसीलर लिया है उससे एक शेड डार्कर, या आप कह सकते हो कि पीच शेड में मैंने यहाँ पे आई शेडो अप्लाई किया है। बिकॉज हमको सिमर लगाना है और गोल्डन सिमर यूज़ करना है, इसलिए हम यहाँ पे डार्क कलर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हमने यहाँ पे एक पीच शेड का लाइट ब्राउन का हमने शेड लिया है आई शेडो, और उसको बिल्कुल हल्का हल्का सा उसको अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के से हमें अप्लाई करना है। जब आप लाइट कलर यूज़ करते हो आई शेडो में कट क्रीज पे, तब आपका जो गोल्डन शिमर होता है वो बहुत उभर के आता है और बहुत खूबसूरत लगता है। इसके लिए आपका जो आई शेडो की जो भी आप कलर्स सेलेक्ट करते हो ना, वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको आई शेडो में आपको कलर, आई मेकअप का कलर कैसा देना है, लुक कैसा क्रिएट करना है। बट यहाँ पे मैं इनको गोल्डन शिमर अप्लाई करना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे इनको बहुत लाइट कलर का जो कट क्रीज है वो हमने बहुत लाइट कलर में रखा हुआ है।
क्रिएट किया है। देन इसके बाद में हमने जो आउटर कॉर्नर पे कट क्रीज क्रिएट किया था, उसके बाद में जो आउटर कॉर्नर है हमारा, उसको बहुत अच्छे से एक बार ब्लेंड करते हैं, क्योंकि देखिए सिमर लगने के बाद में आप बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग का काम नहीं करोगे, अदरवाइज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं दिखता है। तो हमने सबसे पहले हमें जितनी भी ब्लेंडिंग करनी है या जो भी परफेक्शन देना है वो हमने कर लेना है पहले ब्लेंड करके। तो हमने यहाँ पे एक लाइट ब्राउन शेड लिया है और आई शेडो, लाइट ब्राउन आई शेडो से हमने उसको अच्छे से ब्लेंड किया है अंदर की तरफ। देन इसके बाद में हमने यहाँ पे एक शिमर आई शेडो अप्लाई किया है, सेम कलर का, गोल्डन कलर का, जिस कलर का हम इस पर ग्लिटर्स यूज़ करेंगे। तो थोड़ा इनको ग्लिटरी आई लुक देना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे आई शेडो, एक शिमर आई शेडो, गोल्डन शिमर आई शेडो हमने अप्लाई किया है। इससे होता है क्या है ना कि जब आप ग्लिटर्स लगाओगे ना तो वो ग्लिटर्स ज़्यादा उभर के दिखेंगे और बहुत खूबसूरत दिखते हैं। आपको डायरेक्ट आई शेडो के ऊपर ग्लिटर्स अप्लाई कर सकते हो, बट वो ज़्यादा खूबसूरत तभी लगेंगे जब आप एक सेम कलर का आई शेडो, शिमर आई शेडो पहले अप्लाई कर दोगे तो वो उभर के आएगा सामने। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक गोल्डन आई शिमर जो है कि आई शेडो, शिमर आई शेडो अप्लाई किया है। और उसके बाद हम इनको गोल्डन कलर का ग्लिटर यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। कभी भी आप जब ग्लिटर अप्लाई करते हो ना, आपको सबसे पहले अपना जो आई शेडो का ब्रश है ना, उस ब्रश पे आप सबसे पहले एक मेकअप फिक्सर थोड़ा सा एक स्प्रे करोगे। आप स्प्रे करके, मेकअप फिक्सर स्प्रे करके जब आप शिमर अप्लाई करते हो ना, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और वो इधर उधर ज़्यादा फैलता नहीं है। जब भी हम, क्योंकि शिमर या ग्लिटर जब अप्लाई करते हैं, ग्लिटर अप्लाई करने के टाइम में वो हमारे लेसेस पे या हमारे फेस पे अननेसेसरी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो जब आप एक स्प्रे करके करते हो, मेकअप फिक्सर या मेकअप स्प्रे आप डालते हो, उसके बाद आप ब्रश पे अप्लाई करते हो ग्लिटर, तो वो बहुत परफेक्ट तरीके से लगता है और बिल्कुल भी फैलता नहीं है। आप याद रखिएगा, कभी भी आप अप्लाई कर रहे हो शिमर या ग्लिटर तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर के अप्लाई करना। आपको जितनी नीड है आप उतना यूज़ करो, बट आपको थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट में लेकर के काम करना है। एक बार में बहुत सारा प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर के आपको काम करना है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर के अप्लाई कर रहे हैं। देखिए आई मेकअप जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके फेस मेकअप में। तो आप जब भी आई मेकअप कर रहे हो, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाओगे इस काम में। हालांकि ये मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट करके किया है और ताकि बहुत लंबा वीडियो नहीं हो, लेकिन मैंने यहाँ पे करीब कम से कम 30 से 40 मिनट मैंने सिर्फ और सिर्फ आई मेकअप पे टाइम लिया हुआ है। मेरे स्टूडेंट भी बैठे हुए थे सामने, मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी साथ में, क्योंकि जब भी क्लासेस चलती है तो हम अक्सर मॉडल पे काम बताते हैं। जब रियल ब्राइड पे काम होता है तो वो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है। तो हमारे पास टाइम था थोड़ा, तो हमने थोड़ा सा स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हुए काम किया है। अब जब हमने ग्लिटर अप्लाई कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पे आई लाइनर अप्लाई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे जेल लाइनर अप्लाई किया है और मैं जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि कभी भी जब आई लाइनर अप्लाई करो तो सबसे पहले मिड एरिया से स्टार्ट करनी चाहिए। जब हम सेंटर एरिया से स्टार्ट करते हैं तो हमारी दो चीज़ें होती है। एक तो ये होता है कि कभी भी आप जो कॉर्नर होता है ना, इनर कॉर्नर, उस पर बहुत पतला लाइन क्रिएट करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमने ब्रश उठाया और इमीडिएटली हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनर कॉर्नर से, तो कभी कभी वहाँ पे बहुत मोटी लाइन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो आई लाइनर होता है वो बहुत भद्दा दिखता है। तो आप जब भी काम स्टार्ट करो आई लाइनर का, आप हमेशा ट्राई कीजिएगा आप मिड एरिया से करोगे और धीरे धीरे से लेकर के उसको अप्लाई करोगे। कभी भी आई लाइनर अप्लाई करना है आपको तो आईब्रोज़ को थोड़ा स्ट्रेच करके अप्लाई कीजिए। और सेकेंड थिंग है कि वो आप हमेशा मिड एरिया से स्टार्ट करोगे। देन उसके बाद में जब हमारा आई लाइनर अप्लाई हो गया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको फेक लेसेस अप्लाई किए हैं। और लेसेस अप्लाई करने के टाइम में भी बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं कि जैसे लेसेस जो होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज़ में आता है, तो बहुत सारे लोग उसको कट नहीं करते हैं, जो भी है उसको लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा क्लाइंट की जो आइज़ का एरिया है, उसको कितनी नीड है, कितनी लेंथ की नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपको कट करके ही लगाना है। और ट्राई कीजिए कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो लेसेस, तो थोड़ी ग्लू को अप्लाई करने के बाद करीब 1 मिनट तक आप उसको ड्राई होने दो ग्लू को। इसके बाद आप अप्लाई करो तो इससे क्या होता है कि बहुत फिनिशिंग आती है अच्छी, और बहुत इमीडिएटली उसको स्टिक भी कर जाता है। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती है उसको स्टिक करने में, और ना ही हमारा आईलाइनर डिस्टर्ब होता है। तो अब हमारा जो इनका आई मेकअप है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है।
देखिए, हम काजल हमेशा सबसे लास्ट में अप्लाई करते हैं। रीज़न ये होता है कि कई बार काजल अप्लाई करने के बाद में क्लाइंट की आंखों से पानी आता है तो लैसेस अच्छे से स्टिक नहीं होते हैं। तो अब इसके बाद हमने स्टार्ट किया इनका कलर करेक्शन। इनके फेस पे जो है थोड़ा डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है, और अराउंड द चिन, अपर लिप्स, यहाँ पे भी इनको थोड़ा सा डार्क प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन है, और बीच बीच में थोड़ा इनको फेस पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे दाग हैं, उसको भी हमको अच्छे से उसको हाइड करना है। तो हमारी जो क्लाइंट हैं, ब्राइड हैं, इनका जो स्किन का कलर है वो थोड़ा ब्रिटिश है, और इनके जो दाग है फेस पे, जो भी स्पॉट्स हैं, वो थोड़े से डार्क कलर के हैं। तो हमने यहाँ पे एक डार्क ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया है, अप्लाई किया है, और जहाँ जहाँ पे भी हमें फेस पे इनकी प्रॉब्लम लग रही है वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। आपको एक बात का ख्याल रखना है, मैंने पहले भी बताया है और फिर से रिपीट कर रही हूँ, कि आप कभी भी जब फेस पे मेकअप करते हो ना, तो जो हमारा जो ब्राइड होती हैं या जो हमारी जो क्लाइंट होती हैं, उनके स्किन के अकॉर्डिंग, स्किन का टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, और उनके जो पिगमेंट्स हैं फेस पे वो कैसे हैं, उनका कलर कैसा, उसके अकॉर्डिंग आपको कलर सेलेक्ट करना है कलर करेक्टर का। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा डार्क है तो आपको कलर करेक्टर डार्क लेना है, अगर प्रॉब्लम लाइट है तो आपको कलर करेक्टर लाइट लेना है। हर किसी के स्किन पे सेम शेड नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम है, मैंने सिर्फ और सिर्फ वहीं पे कलर करेक्टर अप्लाई किया है। अननेसेसरी मैंने इसको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि इनके फेस पे छोटे छोटे तिल हैं, उनको भी हाइड करना है। तो इसके लिए मैं, आप देख रहे हो जहाँ पे भी ऐसा है मैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। और अननेसेसरी हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं उतना ज़्यादा मेकअप केकी होता है, पैची होता है, और उतनी ज़्यादा लाइंस क्रिएट होती हैं। तो हमने जितनी नीड थी हमने उतना अप्लाई करना है। जब भी आप कलर करेक्टर अप्लाई कर रहे हो या कंसीलर अप्लाई कर रहे हो, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा रब करके नहीं करना है। अदरवाइज़ आपने जो प्राइमर यूज़ किया हुआ है या जो भी आपने स्किन की प्रिपरेशन की है ना, वो डिस्टर्ब हो सकती है। और सेकंड चीज़ है कि कभी भी आप बहुत ज़्यादा रब करके प्रोडक्ट अप्लाई करते हो ना, तो एक हीट क्रिएट होती है। हीट क्रिएट होने की वजह से आपकी स्किन जो है वो स्वेट करना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपका जो मेकअप है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आपको कभी भी प्रोडक्ट अप्लाई करना है, बहुत हल्के हाथ से अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा रब करके अप्लाई नहीं करना है। हमने यहाँ पे कलर करेक्टर तो अप्लाई कर लिया है। अब कलर करेक्टर को, ऑरेंज कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम यहाँ पे इनके स्किन से एक शेड डार्कर हमने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया है। और ये कंसीलर एप्लीकेशन हमें पूरे फेस पे करना है, बिकॉज़ हमारे पूरे फेस का कलर बिल्कुल इवन होके आना चाहिए। अदरवाइज़ जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो फाउंडेशन बहुत ऑरेंजिश सा दिखता है। और सेकंड थिंग ये होती है कि हमारा जो स्किन का कलर है वो बहुत अनइवन सा आता है। आज हम इन जो क्लाइंट पे फाउंडेशन अप्लाई करने वाले हैं वो है हुडा ब्यूटी का। और हुडा ब्यूटी बहुत बहुत फुल कवरेज देता है। कितनी भी पिगमेंटेड स्किन हो, कितने भी स्कार्स हो, प्रॉब्लम्स हो स्किन पे, उसको हाइड कर देता है। तो आज हम इनको हुडा का मेकअप देने वाले हैं। और हुडा का फाउंडेशन तो बहुत फुल कवरेज होता है, बहुत बेहतरीन होता है। तो हमने बिल्कुल हल्का सा ही इनके फेस पे जो भी कलर करेक्शन या न्यूट्रलाइजेशन किया है, बिल्कुल हल्का सा ही किया है, बिकॉज़ जो हमारा हुडा का फाउंडेशन है वो इन सारी प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से कवर कर लेगा, हाइड कर लेगा। और सेकेंड थिंग, एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी कि आप कभी भी जब कंसीलर अप्लाई करते हो ना, तो कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जितनी जगह पे ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ किया है वहाँ पे लगा दिया, बाकी फेस पे उन्होंने छोड़ दिया। बट आपको ऐसा नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जब अंडर आई एरिया पे प्रोडक्ट अप्लाई करते हो ना, बहुत मिनिमल प्रोडक्ट अप्लाई कीजिए अंडर आई एरिया पे, या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइंस आती हैं, क्रिएट होती हैं, स्माइल लाइंस हो गया, या अंडर आई पे जो क्रीजेस होती है, लाइंस होती हैं ना, वहाँ पे आपको बिल्कुल मिनिमल प्रोडक्ट अप्लाई करना है। क्योंकि प्रोडक्ट जितना कम रहेगा ना, लाइंस उतनी कम क्रिएट होंगी। तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रोडक्ट आपको अप्लाई नहीं करना है। खासकर जब हमें जब फाउंडेशन हमारा फुल कवरेज है तो हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि कलर करेक्शन हमें बिल्कुल हिसाब से बहुत मिनिमल प्रोडक्ट के साथ करना है। अब इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा ब्लेंडर की हेल्प से हमने बिल्कुल हल्का हल्का सा लाइट इसको ब्लेंड किया है। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो बाहर आ सकता है। तो हमें बिल्कुल हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करना है और पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड करना है।
ब्लेंडिंग के टाइम में आपको ध्यान देना है कि जो नोज़ के आसपास का एरिया होता है, कहीं कहीं पे जो स्किन होती है वो फोल्ड होती है, तो वहाँ पे लाइंस रह जाती हैं और प्रोडक्ट हमारा अच्छे से नहीं पहुँचता है। तो उस जगह पर भी आपको बहुत अच्छे से ख्याल करके प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, ब्लेंडिंग करनी है। अब हमने इनकी जो फेस पे हमने कलर करेक्टर अप्लाई किया और हमने कंसीलर भी अप्लाई किया, देन उसके बाद हमने ब्लेंडिंग भी कर ली है। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा वो है फाउंडेशन एप्लीकेशन। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हुडा फाउंडेशन आप यूज़ कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, वो फाउंडेशन बहुत थिक होता है। तो इस ये ब्लेंड करने में भी इसको बहुत प्रॉब्लम जाती है, ये इजीली ब्लेंडेबल नहीं होता है। तो कभी भी आप जब हुडा का फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो या कोई भी ऐसा फाउंडेशन जो मैट है और जिसकी कंसिस्टेंसी थिक है, आप जैसे ही फाउंडेशन अप्लाई करोगे, एक तो आप बहुत मिनिमल क्वांटिटी में अप्लाई करोगे, और सेकेंड थिंग, आप जैसे ही प्रोडक्ट अप्लाई करोगे आपको इमीडिएटली ब्लेंडिंग करनी है। बिकॉज़ जब आप प्रोडक्ट अप्लाई करते हो मैट फाउंडेशन, वो इमीडिएटली स्किन पे ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर वो ड्राई हो जाएगा तो वो अपने पैच छोड़ के जाएगा, वो बहुत पैची सा हो जाता है। तो आपको जैसे ही प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो आपको इमीडिएटली ब्लेंडिंग करनी है। और दिख रहे हो आप यहाँ पे किस तरीके से मैंने बिल्कुल डैब डैब करके डॉट्स पे पूरे फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई किया है ब्रश की हेल्प से। आप ब्रश की हेल्प से कर सकते हो, आप हैंड से भी करते हो, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप काम कर सकते हो। बट इतना याद रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा रब करके अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज़ जैसे ही आप प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा रब करके अप्लाई करोगे, हीट जनरेट होगा और स्वेट करेगा। स्वेटिंग के बाद आपका मेकअप ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेकअप करना बहुत इजी है, बट मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना और मेकअप को ग्रे होने से बचाना, ये सारी चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो हमारा जो मेकअप है ना, वो कभी ग्रे नहीं पड़ेगा, लाइंस नहीं आएंगी, और हमारा मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, एप्लीकेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे हमने फेस पे अप्लाई किया है, हम आप देख रहे हो कि हमने अभी नेक पे फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है। रीज़न मैं बता रही हूँ, बिकॉज़ हम साथ में जब ये एप्लीकेशन करते हैं ना, तो ये जो हुडा का फाउंडेशन है वो बहुत ड्राई होता है, थिक होता है। ओके, तो ये फटाफट से ये ड्राई होने लगता है स्किन पे। तो सबसे पहले हमें स्किन का काम कंप्लीट करना है, देन उसके बाद में हम इसको नेक पे अप्लाई करेंगे। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो फाउंडेशन, तो आपको इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि जो हमारी क्लाइंट है उनका स्किन शेड से मैच होता हुआ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाइट शेड नहीं देना है आपको, अदरवाइज़ जो मेकअप है वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा। इनका जो हम मेकअप कर रहे हैं वो एचडी मेकअप है। एचडी मेकअप का मतलब यही होता है कि आपका मेकअप बहुत क्लियर, बहुत नेचुरल, बहुत खूबसूरत दिखना चाहिए। तो जब आप ब्लेंडिंग कर रहे हो तो आपको उस जगह पे, उस एरिया पे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है जहाँ पे हमारी स्किन फोल्ड होती है। उस एरिया पे हमें बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, बिकॉज़ वहाँ पे फिर वो प्रोडक्ट नहीं पहुँचने से वो ब्लेंडिंग नहीं होती है प्रॉपर, और वहाँ पे रह जाता है प्रोडक्ट। तो आपको बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। आप देख रहे हो किस तरीके से मैं बिल्कुल फटाफट से ब्लेंड कर रही हूँ, और ब्लेंड करने में इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है, बिकॉज़ हुडा का फाउंडेशन बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है। तो हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके और पूरे फेस पे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर रहे हैं। और इसके बाद में एक बारी हम इस फाउंडेशन को सेट करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर का इस्तेमाल किया है। और जब हम मेकअप फिक्सर लगाते हैं उसके बाद हमें फिर से एक बारी ब्लेंड करना है सारे प्रोडक्ट को फिक्सर के साथ, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, और साथ ही साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। थोड़ा सा डेवी फिनिश देता है ये जो हमने मेकअप फिक्सर यूज़ करने से। आपका जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मैट नहीं दिखता है, लॉन्ग लास्टिंग तो रहता है पर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं दिखता है, बहुत मैट नहीं दिखता है। तो यहाँ पे हमने इसलिए थोड़ा सा मेकअप फिक्सर अप्लाई किया है। और जब भी हम ब्लेंडिंग करते हैं ना, फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आपको ईयर और नेक एरिया को भी आपको कवर करना है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है।
नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम काम करते करते या बहुत सारे क्लाइंट्स जो है, सॉरी, जो मेकअप आर्टिस्ट है वो काम करते करते क्या करते हैं ना कि वो ईयर एरिया को बिल्कुल इग्नोर करते हैं और फिर लास्ट में जो है कि उस पर फाउंडेशन अप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल अनइवन सा दिखता है। तो आप जो फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करोगे ना वही आप ईयर पे भी अप्लाई करोगे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो हमारा फेस होता है ना उस पर सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है और वो एरिया हमारा हाईलाइट होता है, इसलिए वो हमेशा हमारे नेक से थोड़ा लाइट ही दिखता है। तो जब आप कभी भी नेक पे अप्लाई कर रहे हो फाउंडेशन तो फेस से एक शेड लाइट फाउंडेशन अप्लाई कीजिएगा। अब हम इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं कंटूरिंग। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड कंटूर किया है और उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत होती, नीड होती, तो मैं लास्ट में फिर ब्रॉन्जर से भी थोड़ा कंटूर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिक्विड कंटूर लिया है और इनके फेस को कंटूर कर रहे हैं। आप देख रहे हो किस तरीके से मैं लाइन क्रिएट कर रही हूँ। कभी भी जब आप कंटूर अप्लाई करते हो, कंटूरिंग के लिए लिक्विड कंटूर अप्लाई करते हो, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है ना कि उसको बहुत ज़्यादा ड्रैग करके नहीं करना है और ब्रश को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है। बिकॉज़ उससे क्या होता है ना कि आपने जो फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है ना वो फाउंडेशन हट सकता है और वो फाउंडेशन आपका कंटूर के साथ मर्ज हो सकता है। तो आपको जब भी एप्लीकेशन करना है तो बहुत सॉफ्ट हैंड से एप्लीकेशन करना है। देन उसके बाद जब आप ब्लेंड भी करते हो ना, आप बहुत बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको ब्लेंड करना है क्योंकि आपने बेस को ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो नोज़ पे कंटूर किया था उसको मिनी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहे हैं और ताकि वो बहुत अच्छे से ब्लेंड तो हो ही जाए, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा फेस पे या नेक पे बहुत ज़्यादा फैले नहीं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं फेस का कंटूर जो चिक पे कंटूर किया उसको ब्लेंड कर रहे हैं। कभी भी आप जब चिक की ब्लेंडिंग करते हो ना कंटूर की, तो आपको जस्ट उसी एरिया पे ब्लेंड करना है जितने एरिया पे आपको कंटूर चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग उसको रगड़ रगड़ के करते हैं और पूरे के पूरे फेस पे फैला देते हैं, ये गलती करते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक्चुअली जो आप फेस पे जो कट देना चाहते हो, जो कट क्रिएट करना चाहते हो, जो डायमेंशन क्रिएट करना चाहते हो वो नहीं होता है। और बिल्कुल भी इसको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से और बहुत परफेक्शन से, बहुत फिनिशिंग से आपको ये काम करना है क्योंकि यही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे मेकअप का। यही हमारे फेस को एक अच्छा सा लुक और एक अच्छा सा डायमेंशन क्रिएट करता है। अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे जो इनका फेस कट का काम था वो हमने कर दिया है और उसकी ब्लेंडिंग भी बहुत प्रॉपर तरीके से कर दी है। मैं यहाँ पे जब काम कर रही थी तो मैं बीच बीच में जो भी छोटी छोटी सी चीज़ें होती थी या जो छोटे छोटे सवाल होते थे मेरे स्टूडेंट्स के, मैं उनको एक्सप्लेन करती थी उसको। तो थोड़ा सा मैंने टाइम ले करके काम किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप रियल ब्राइड पे काम करते हो या रियल क्लाइंट पे काम करते हो तो जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। वो लाइव काम देखते हैं और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि हम जब वीडियोस कोई पोस्ट करते हैं ना तो हमसे जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है उसको हम मोस्टली एडिट कर देते हैं या हटा के करते हैं। पर जब आप कोई भी लाइव काम देखते हो तो आप कुछ भी मिस्टेक्स होती हैं आप उससे भी बहुत कुछ लर्न करते हो कि जब भी आपसे कभी इस तरीके की कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कैसे करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। तो लाइव क्लासेस में ये सारी चीज़ें ज़्यादा पॉसिबल हो पाती हैं। अब हमने कंटूर के बाद में किया है हमारे जो भी एरिया हाईलाइट करने का है उस पर हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कंसीलर। एक लाइट कंसीलर यूज़ किया है, लाइट शेड का कंसीलर यूज़ किया है यहाँ पे आपके फेस को हाईलाइट करने के लिए। और आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल जस्ट ब्लेंडर से हमने बिल्कुल हल्के हाथ से ब्लेंडिंग की है ताकि जो हमारा फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए, हमारा कंसीलर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और यहाँ पे आपको जब भी आप ऐसे काम करते हो ना, आप याद रखो कि आपको जो आपका ब्लेंडर है ना उसको पकड़ने की टेक्निक भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपको अपने फिंगर्स के हेल्प से उसको एडजस्ट करना है, ब्लेंडर को बहुत अच्छे से होल्ड करना है। देन उसके बाद आपको ब्लेंडिंग करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो ब्लेंडिंग का काम है वो गड़बड़ हो जाए। इसलिए आपको बहुत अच्छे से फिंगर्स की हेल्प से होल्ड करना है। देन उसके बाद आपको ब्लेंडिंग करनी है ताकि जो प्रोडक्ट है वो अननेसेसरी पूरे फेस पे स्प्रेड नहीं होना चाहिए। आपको जितनी नीड है और जहाँ आप चाहते हो आप सिर्फ और सिर्फ वहीं पे अच्छे से प्रोडक्ट को अप्लाई करो।
अंडर आई एरिया पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर के नहीं जाना है, उससे क्रीजेस आती हैं, लाइंस आती हैं, तो आपको अवॉइड करना है। बहुत मिनिमल प्रोडक्ट ही आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। और अगर अननेसेसरी ओवर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई हो भी गया तो आप ट्राई करो कि उसको ब्लेंडर की हेल्प से रिमूव कर दो। अब हमने यहाँ पे इनका जो हाईलाइट करने का प्रोसेस था वो भी ऑलमोस्ट डन कर लिया है। और आप देख रहे हो कि इनका बेस जो है करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। ब्लेंडिंग में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, बहुत अच्छे से टाइम लेकर के ब्लेंडिंग करना है। तो अब जो इनका फेस का काम था वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है बेस का। और उसके बाद हमने फिर से वापस एक बारी मेकअप फिक्सर स्प्रे किया है। उससे क्या होता है कि आपका जो पूरा बेस है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। साथ ही साथ जो आपका मेकअप है वो बहुत मैट में दिखता है, वो थोड़ा सा डेवी लुक आता है। इसके लिए मैंने फिर से वापस इनको मेकअप स्प्रे किया है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए जो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने की छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं। बट आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी मैं बता दूं कि आप इतना ज़्यादा भी अननेसेसरी स्प्रे मत कर दीजिएगा कि जो आपका मेकअप है वो पहले ही मेल्ट हो जाए या पैची हो जाए। आपको स्प्रे का यूज़ करने के टाइम में भी इस बात का ख्याल रखना है कि मेकअप स्प्रे कहाँ पे और कितना करना है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और इसी से हमारा मेकअप जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारे अंडर आई एरिया है और जिस जगह पे भी हमें लाइंस आने का जल्दी लाइंस क्रिएट होती है वहाँ पे हम सबसे पहले मेकअप को सेट कर रहे हैं लाइंस को। तो हमने इसको अच्छे से सेट किया है और सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कैरेक्टर का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया है। और उसको सबसे पहले आपको उसको फिंगर की हेल्प से सबसे पहले उसको पाउडर को निकाल के फिंगर पॉप पे उसको इमल्सिफाई करना, देन उसके बाद आपको अच्छे से उसको स्प्रेड करना है। और जो आपके पाउडर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स रहेंगे तो आपका जो मेकअप है ना, बेस है ना, वो बहुत अच्छे से ईजिली सेट हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले जिस भी एरिया पे लाइन क्रिएट होती है आप देख रहे हो, हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से उसको बेक किया है, सेट किया है। देन उसके बाद अब हम पूरे फेस पे उसी पाउडर को अप्लाई करेंगे और हम पूरे फेस का मेकअप जो है सेट करेंगे। ये काम करने के टाइम में ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, आपके मेकअप को लॉक करता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से और पूरे फेस पे बहुत तरीके से आप इसको करोगे। कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जब भी वो ऐसे बेस को सेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पाउडर लगा देते हैं और बहुत उनका मेकअप होता है जो बहुत पाउडर दिखता है, बहुत वाइट दिखता है। वो ऐसे तो कम दिखता है पर आप कभी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा पाउडर सामने दिखता है और वो मेकअप को बहुत ज़्यादा ड्राई बनाता है। तो पाउडर यूज़ करना है बट उतना ही यूज़ करना है जितनी की उसकी नीड है, अननेसेसरी नहीं करना है, वो सिर्फ एक्स्ट्रा रहता है स्किन पे। तो आपने जो पहले मेकअप फिक्सर डाला हुआ है आधा काम तो आपका वो कर देता है। देन उसके बाद जब आप पाउडर सेटिंग करते हो तो थोड़ा मिनिमल प्रोडक्ट में भी, मिनिमल पाउडर में भी आपका बहुत अच्छे से काम हो जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इनके नेक एरिया पे इससे जो आपका फेस है, फेस से थोड़ा सा एक शेड लाइटर फाउंडेशन लेके अप्लाई करेंगे बिकॉज़ हमारे जो फेस पे सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है फेस, तो वो एरिया हमारा लाइट दिखता है और नेक का एरिया हमारा थोड़ा डार्क दिखता है। इसके लिए हमने जो नेक एरिया पे फाउंडेशन यूज़ किया वो एक शेड लाइट यूज़ किया हुआ है। तो अब हम इनके नेक पे अच्छे से एप्लीकेशन कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं ताकि जो हमारा नेक का एरिया है वो भी पूरा कवर हो जाए अच्छे से। आपको बैक एरिया पे, नेक पे बहुत अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई करके ब्लेंडिंग करनी है। और याद रखिए आपको बैक पे और पेट पे भी, टमी पे भी आपको अप्लाई करना है, ब्लेंडिंग करनी है। क्योंकि मैंने बहुत टाइम में देखा है कि बहुत सारे लोग जो है कि ब्राइड्स को रेडी कर देते हैं, उनका फेस तो बहुत अलग से दिखता है बट उनका जो नेक है या जो टमी एरिया है वो या बैक एरिया है वो बहुत ज़्यादा डार्क दिखता है या बिल्कुल भी मैच नहीं करता है उनके फेस से। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है क्योंकि देखिए जब आप काम करते हो ना, बहुत प्रोफेशनली आपको काम करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत बेहतर आपके काम को बहुत बेहतर बनाती हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो आपके काम को बहुत ज़्यादा चीप दिखाती हैं। तो आपको बहुत
टाइम ले करके और एक एक चीज़ पे जब आप काम करते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा कंजूसी नहीं करनी प्रोडक्ट को लेकर के। अगर आप बहुत कंजूसी करके काम करते हो तो फिर उसका रिज़ल्ट भी उसी तरीके से आता है। तो आप ट्राई करोगे कि जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हो, आपको पूरे फेस पे जो भी एरिया आपका शो कर रहा है, उस एरिया पे आपको बहुत अच्छे से उसको अप्लाई करना है और सारे एरिया पे आपको काम करना है। क्योंकि ब्राइड कभी भी अगर कैरी करती है, वो तो नेट का दुपट्टा कैरी करती है, तो वो आपके फेस पे जो भी एरिया आपका दिख रहा है, आपको उस सारे एरिया को बहुत अच्छे से कवर करना है, सारे एरिया पे आपको अच्छे से मेकअप देना है। अब यहाँ पे मैंने इनको अप्लाई किया है एक ड्राई कॉन्टोर। ये करने का रीज़न मेरा ये है कि जब भी हम पाउडरिंग वगैरह करते हैं तो जो हमने लिक्विड कंटूर किया, थोड़ा सा वो मैशी हो जाता है, वो थोड़ा सा हाइड हो जाता है आपका प्रोडक्ट या पाउडर की हेल्प से। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और हमने एक बारी कर दिया है कंटूर, तो उससे क्या होता है, जो हमारा फेस है वो ज़्यादा अच्छे से, जो हमारे कट्स हैं, वो जो शेप है वो ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस होता है, उभर के दिखता है। इसके बाद हमने यहाँ पे इनको अप्लाई किया है ब्लशर, और ब्लशर भी मैंने यहाँ पे कैरेक्टर का यूज़ किया है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बट देखिए जो कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट सेम ब्लशर को हर क्लाइंट पे, हर स्किन शेड पे लेके जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। जैसे स्किन का कलर होता है फेयर, डस्की, मीडियम, डार्क, उसके हिसाब से हमको ब्लशर का कलर भी हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आप कभी भी जब ब्लशर अप्लाई करते हो तो आप इस बात का ख्याल रखो कि वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो, और उसकी ब्लेंडिंग किस तरीके से करनी है, आपके जो फेस का जो शेप है चिक्स का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एप्लीकेशन करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चाहे फेस राउंड हो, बहुत ज़्यादा पफ़ी हो, डबल चिन हो, या किसी कोई फेस बहुत ज़्यादा चबी होता है, उस पर भी लोग बहुत सारा ब्लशर लगा देते हैं, तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं दिखता है। आप कभी ब्लशर का एप्लीकेशन करते हो या हाइलाइटर का एप्लीकेशन करते हो तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है दिमाग में कि वो जो सामने बैठा हुआ वो इंसान है, कोई डमी नहीं है। आपको उसको बहुत नेचुरल सा मेकअप देना है। तो हाइलाइटर भी यूज़ करते हो या ब्लशर भी यूज़ करते हो तो आपको इस बात का ख्याल रखते हुए काम करना है कि लुक जो है वो बहुत नेचुरल सा क्रिएट होना चाहिए। अब आप देख रहे हो मैंने जो भी इनको मैंने ब्लशर लगाया था, तो उसके बाद में हम हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं। और हाइलाइटर मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का हाइलाइटर यूज़ किया है। ये भी मुझे बहुत बेहतरीन लगा। मैंने इसकी जो शाइनिंग है ना, बहुत बहुत खूबसूरत है। तो ये हाइलाइटर भी जब हम अप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर के अप्लाई करती हूँ। एप्लीकेशन में हमेशा एक बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, अदरवाइज़ जो वो आपका जो प्रोडक्ट होता है ना वो बहुत पैची सा दिखने लगता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करना है, आपको थोड़ा टाइम लेना है, और टाइम ले करके आप भले उसको प्रोडक्ट को 4 बार अप्लाई करो, 5 बार अप्लाई करो, लेकिन बहुत मिनिमल प्रोडक्ट लेकर के आपको काम करना है। एक बार में बहुत सारे प्रोडक्ट कभी भी नहीं लेने हैं आपको। तो आप देख रहे हो मेरा हाइलाइटर का काम जो है वो भी ऑलमोस्ट डन ही हो गया है। थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने पूरे फेस पे अच्छे से हाईलाइट किया है, और आप देख रहे हो कि हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद में जो हमारी ब्राइड है उनका फेस बहुत और अच्छे से उभर के आ रहा है, खूबसूरत लग रहा है। जो कट्स है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस हो रहे हैं। तो अब हमने हाइलाइटर का काम कर लिया है। देन उसके बाद अब हम जो हमारा फाइनल काम है लिपस्टिक एप्लीकेशन का वो करेंगे। और हमारी जो ब्राइड है ये जो लहंगा वेयर कर रही हैं वो रोज़ पिंक है। तो जब इनका जो लहंगा है वो डार्क कलर का है और इनका जो आई मेकअप है वो बिल्कुल ग्लिटरी है। तो मैंने यहाँ पे इनको लाइट शेड का लिपस्टिक, न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करना है, क्योंकि इससे जो इनका लुक है वो बहुत प्यारा आएगा। क्योंकि देखिए अगर आपका ड्रेस डार्क है, आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा जो है कि हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है, तो आपको लिपस्टिक थोड़ा सा न्यूड ही देना है। अगर वो सारी चीज़ें आप कर दोगे ना तो जो फेस है ना वो फेस बहुत दबा दबा सा दिखने लगता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो है कि आपको जो लिपस्टिक का कलर यूज़ करना है वो थोड़ा सा आपको सोच समझ के यूज़ करना है। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्लाइंट के फेस पे भी कि उनका जो फेस का शेप है, या जो उनके लिप्स हैं, या जो उनका आउटफिट है वो कैसा वेयर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है ये करने के टाइम में।
ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप इस पे लापरवाही करोगे तो आपका जो मेकअप है ना ओवरऑल सारा का सारा जो है कि डिस्ट्रॉय हो सकता है, लुक आपका लास्ट में ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको लिपस्टिक एप्लीकेशन के टाइम में भी वो सारी छोटी छोटी चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैंने जैसा कि आपको पहले बोला था कि जब मैं आईब्रोज डिफाइन करती हूँ तो लास्ट में जो भी उस पर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आता है उसको हम रिमूव करते हैं। उसके लिए हम वापस से आई शेडो अप्लाई करते हैं और एक जो आई शेडो का ब्रश होता है, आईब्रोज को डिफाइन करने का ब्रश होता है, उसकी हेल्प से हम जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको हटा देते हैं। अभी मैंने इनको वापस से जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था उसको हटाया है और फिर से मैंने एक अच्छा सा शेप प्रॉपर तरीके से इसको क्रिएट करने की कोशिश की है। आप देख रहे हो कि ये काम भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, पर एक फाइनल फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम डस्टिंग करते हैं फेस पे या प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं फाउंडेशन वगैरह, तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है ना वो थोड़ा सा आईब्रोज पे वो थोड़ा लग ही जाता है। तो हमको उसको लास्ट में बिल्कुल फिनिश करना है, उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना वो लास्ट में आपके मेकअप में दिखती हैं। आपका काम कैसा है वो सारी चीज़ समझ में आती हैं। तो आपको फाइनली एक टचअप करना है और जो भी डस्ट है फेस पे अननेसेसरी प्रोडक्ट्स है उसको आपको रिमूव करना है। तो आप देख रहे हो कि हमने ये भी कर लिया। देन अब हमारा जो लास्ट काम बचा हुआ है वो है लिपस्टिक एप्लीकेशन का। अब हम स्टार्ट करेंगे लिपस्टिक एप्लीकेशन। देख रहे हो आप मैंने यहाँ पे किस तरीके से एक ब्रश की हेल्प से जो भी शेप था उसको बहुत अच्छा सा शेप क्रिएट किया है और उस पर जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था उसको भी रिमूव कर दिया। आप देख रहे हो जो हमारी ब्राइड है इनकी आइज़ कितनी खूबसूरत भी बहुत प्यारी लग रही है। और अब हम थोड़ा सा जो हमारे रियल लेसेस और फेक लेसेस है वो दोनों को आपस में मर्ज करने के लिए मैंने यहाँ पे मस्कारा एप्लीकेशन किया है। मैं कभी भी मस्कारा हमेशा लास्ट में ही अप्लाई करती हूँ, जब भी मैं लेसेस अप्लाई कर लेती हूँ उसके बाद, बिकॉज क्या होता है कि हमने अगर पहले मस्कारा लगा दिया तो जब हमारे रियल लेसेस होते हैं उस पर कोटिंग हो जाती है। उसके बाद जब हम फेक लेसेस अप्लाई करते हैं तो दोनों के बीच में बहुत गैप दिखता है और वो अननेचुरल सा लुक आता है। तो मैं सबसे लास्ट में ही मस्कारा अप्लाई करती हूँ। हमने 2 मिनट का ब्रेक ले लिया बिकॉज़ हमारी जो ब्राइड थी उनको खांसी आने लगी और उनकी आंखों में थोड़ा सा पानी आ गया। तो मुझे लगा कि शायद काजल अप्लाई करेंगे तो वो मेल्ट हो सकता है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। उसके बाद हमने इनको काजल अप्लाई किया और काजल एप्लीकेशन के बाद में हम जो उसको स्मच करते हैं वो काम भी फिर मैं थोड़ा लास्ट में करूँगी, थोड़ा गैप दे करके, क्योंकि जो इनकी आंखों में थोड़ा पानी आ गया या जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा सेटल हो जाए। कभी भी आप जब काजल एप्लीकेशन करते हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो लेसेस वगैरह लगाए हैं या जो भी चीज़ें आपने उस पर काम की हुई है ना, तो वो पानी की वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा काजल का काम सबसे लास्ट में करना है, जब आपका लेसेस अच्छे से सेट हो जाए, स्टिक हो जाए, उसके बाद ही आपको ये काम करना है। अब एक बार मैंने फिर से इनको एक मिस्ट अप्लाई किया है और मिस्ट स्प्रे करने के बाद में हम उसको देख रहे हो कि मिनी फैन से उसको अच्छे से ड्राई कर रहे हैं। इससे इनका मेकअप सेट तो होगा ही होगा, साथ में बहुत अच्छा सा एक ग्लो आएगा फेस पे, बहुत डेवी सा लुक दिखेगा। मैंने बताया था ना हमारी जो ब्राइड है इनको खांसी आ रही, तो फिर मैंने इनको पानी पिलाया और आप देख रहे हो कि यहीं पे आपका जो मेकअप का टेस्ट हो जा रहा है, मेकअप पे थोड़ा पानी गिर जाता है, बट हमारा जो मेकअप है वो बिल्कुल भी नहीं उतरता है। बिकॉज़ हमारा जो मैंने बताया आपको ना कि जो हमारा काम करने का तरीका है या जो हम जो प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं ना एप्लीकेशन के टाइम में, अगर हमने उसको सही से कर लिया ना तो हमारा मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और वाटरप्रूफ तो होता ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन के टाइम में चीज़ों का ख्याल रखना। कई बार ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तभी आपको जो है कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आपके काम करने का तरीका और जो छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हमने इनको लिपस्टिक एप्लीकेशन करी है। सबसे पहले मैंने इनको आउटलाइन क्रिएट किया है लिप लाइनर से, देन उसके बाद मैंने एक न्यूड पिंक लिपस्टिक अप्लाई की है और एक ब्रश की हेल्प से उसको प्रॉपर शेप देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये भी होता है आई मेकअप के बाद लिपस्टिक एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको फिनिशिंग देना है, प्रॉपर आउटलाइन क्रिएट करनी है और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग होनी चाहिए लिप्स पे, क्योंकि जो लिप्स के शेप होते हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर कुछ इन्हेंस होता है, सबसे ज़्यादा कुछ अगर हाईलाइट होता है आपके फेस पे
तो वो सबसे ज़्यादा होता है आपका आई और लिप्स। ये 2 चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से टाइम लेकर के और बहुत अच्छे से इस पे काम करना है आपको। यहाँ पे बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं दिखानी है, क्योंकि यह सारा का सारा खेल इन्हीं चीज़ों का है, जो चीज़ें उभर के दिखती हैं। तो हमने यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद में हमारी ब्राइड को हमने बिंदी भी लगा दिया। अब उसके बाद हमने जो छोटा सा काम रखा हुआ था, जो हमारा काजल का जो आउटलाइन था उसको स्मच करने का, तो वो हमने यहाँ पे एक लाइट ब्राउन आई शेडो लिया है और उसके हेल्प से हमने ब्रश की हेल्प से उसको थोड़ा थोड़ा सा करके उसको अच्छे से मर्ज किया है। इससे क्या होता है, जो आपका काजल है ना, वो बहुत नेचुरल सा लुक देता है और आईज़ को बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट करता है। थोड़ी आईज़ हमारी ब्रॉड भी दिखती है, साथ ही साथ बहुत नेचुरल सा लुक देता है और थोड़ा सा स्मोकी सा लुक आता है। तो हमने जो हमारा काजल का जो आउटलाइन था उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड किया और आप देख रहे हो कि हमने जो इनका इनर कॉर्नर था एक बारी उसको भी बहुत अच्छे से शेप दिया है। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा एक हाइलाइटर यूज़ किया है, ग्लिटर यूज़ किया है, हमारे इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया है और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था वो हमने ब्रश की हेल्प से निकाल दिया। अभी हमारा जो आई मेकअप का काम है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। वापस से एक और बार हमने इनको मिस्ट अप्लाई किया है और मिनी फ़ैन की हेल्प से उसको अच्छे से ड्राई कर रहे हैं। अब हमारी जो ब्राइड है उनका मेकअप डन हो चुका है। हम हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग के बाद इनको दिखाते हैं। तो ये रहा हमारी ब्राइड का बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा लुक। तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो ब्राइड है वो कैसी लग रही है, आपका हमारा मेकअप कैसा लगा, मेरे मेकअप करने की टेक्निक जो टिप्स हैं वो आपके काम आती हैं या नहीं, अगर यूज़फुल है। और प्लीज़ अगर आप ऐसे और वीडियोज़ देखना चाहती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लेकर के आपके लिए आते रहेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं वो सब क्लियर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में ढेर सारी नॉलेज की बातें लेकर के और मिलकर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।